एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गर एसिड में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गर एसिड का के जो होगा वो बहुत लार्ज होगा, ठीक है। और वीकर एसिड जो है ऑब्वियसली उसका के जो होगा वो स्मॉलर होएगा, बट पहले वाले का जो एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग है उसका के बहुत लार्ज होएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होगा वो हाईली फॉरवर्ड रहेगा। नाउ द थिंग इज, और ये वेरी लार्ज के बदले अगर सिंपली लार्ज के सच दैट के ऑफ फर्स्ट एसिड इज जस्ट ग्रेटर देन द के ऑफ सेकेंड एसिड, ठीक है। सो सपोज HA is a stronger acid and HB is a weaker acid, ठीक है। Now how is it going to affect or impact these things? यानी बेसिकली इनके के वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी दोनों ही सब्सटेंसेस जैसे कॉमन एंड सॉरी ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों का ही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो था वो डिप्रेस हो रहा था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका भी डिप्रेस होएगा, इसका भी डिप्रेस होएगा, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, HA वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल, ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। वो पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो रहा था रफली। सिर्फ HB द वीकर एसिड का डिसोसिएशन वाज गेटिंग सप्रेस्ड। अभी क्या होएगा इस सिनेरियो में, दोनों अगर मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, तो दोनों का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा दैट विल गेट इम्पैक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सिर्फ HB का हो रहा था, HA का बहुत कम हो रहा था, नहीं हो रहा था, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो हाईली आई मीन इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली HA का प्रेजेंस HB को डिप्रेस कर रहा था या सप्रेस कर रहा था उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। यहां पर क्या होगा, HA का प्रेजेंस HB को सप्रेस करेगा और HB का प्रेजेंस HA को भी सप्रेस करेगा। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और ऐसे सिनारियों में हाउ वी प्रोसीड इज, दोनों का अलग अलग इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिखते हैं, HA plus H2O giving us H3O plus A minus, और दूसरा रिएक्शन HB plus H2O giving us H3O plus B minus। ये है मान लो C1 1 और ये है C2। ये अल्फा 1 डिसोसिएट होता है तो C1 1 माइनस अल्फा 1, और ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 और ये भी हो जाएगा C1 अल्फा 1। यहाँ पर C2 वाला जो है ये मान लेते हैं अल्फा 2 डिसोसिएट होता है तो C2 अल्फा 2, दिस विल बिकम C2 अल्फा 2। अब इसके थ्रू C2 अल्फा 2 आया और इसके थ्रू C1 अल्फा 1 आया, तो फाइनल इक्विलिब्रियम पर इट विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस, concentration of H3O plus will be C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 and this is C2 alpha 2। Is that okay? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ओके। अब बेसिकली दो रिएक्शन, दो इक्वेशंस हम लोग को लिखना है, Ka1 इसको बोल सकते हैं इसका, और इसका Ka2। so Ka1 is going to be equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 multiplied by C1 alpha 1 divided by
C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C1 1 माइनस, सॉरी C2 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब देखो अदरवाइज तो इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, देर इज डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इट इन दिस वे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों दिया हुआ हो या इसमें से किसी एक को सिर्फ निकालना हो, ठीक है, तब तो आसान हो जाएगा, बट दोनों के लिए सॉल्व करना साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, बट इसको सॉल्व कर पाना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जनरली ऐसे सारे सिस्टम में हम ये अज्यूम करते हैं, या कहीं पर भी ऐसा सिस्टम क्यूमुलेटिव वाला आएगा तो आपको ये अज्यूम करके चलना होता है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ आर मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। अगर हम ये चीज अज्यूम करके चलते हैं तो हमारा रिलेशनशिप बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 अल्फा 1 is much smaller than 1 and alpha 2 is also much smaller than 1, ठीक है। if this is if this and this are true, then can I write, ये 1 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 K1 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C1 alpha 1, ठीक है। हाँ सर। maybe I can write it as 3, ये 1, ये 2, 4 क्या हो जाएगा, C2 Ka2 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C2 alpha 2, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 Ka1 plus C2 Ka2. Is this okay? That implies C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 is equal to root over C1 Ka1 plus C2 Ka2, और ये क्या है, ये एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। C1 Ka1 plus C2 Ka2 and that is our final thing। अब इसके बाद की चीजें जो होती हैं वो ये रहती हैं कि we can solve it separately also, मतलब ये अल्फा 3 और 4 के बाद हमने उसमें थोड़ा सा अजम्पशन लिया, सॉरी 3 और 4 के बाद 3 और 4 को ऐड कर दिया, LHS को LH के साथ, RHS को RHS के साथ। देखो इधर ये चीज है दोनों में, तो ये कॉमन आ जाएगा, फिर C1 अल्फा 1 इंटू सी प्लस C2 अल्फा 2 हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ओके, नोट करना। हाँ। क्या बोल रहे हो हर्षित? सर एक सर नोट ही करना, वही बोल रहा था। ठीक है, नोट कर लो।
अब बेसिकली कॉमन आयन के अंदर यही दो चीजें हैं। अब इसका बेसिकली एप्लीकेशन हम देखते जाएंगे आगे में, आगे, ठीक है। और देखो, दो एसिड हमने लिया है HANHB इन एक्वस सॉल्यूशन। मान लो दूसरा एसिड मिसिंग है, सिर्फ एक ही एसिड है, तो कैन H2O एक्ट एज एन एसिड और नॉट? इट कैन डेफिनेटली विथ अ स्मॉलर K वैल्यू। इज दैट ओके? मैंने बस ये चीज बोली कि मान लो किसी एक एसिड को हम डालते हैं H2O के अंदर में, तो उस एसिड के साथ में H2O क्या एसिड की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? इट विल डू, किसी भी केस में, ठीक है। कहीं पर उसका जो एसिडिक इफेक्ट है वो कंट्रीब्यूटिव होगा, और कहीं पर वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब जब बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड डाल देंगे तो वाटर का नेग्लिजिबल हो जाएगा कंट्रीब्यूशंस, और अगर नहीं डालते हैं, वीकर एसिड डालते हैं, तो हो सकता है कि नेग्लिजिबल ना हो। और स्ट्रॉन्गर एसिड में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा नेग्लिजिबल रहेगा। अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम कर देते हैं, we are going to have a look and we are going to ascertain that even in that case H2O का कंट्रीब्यूशन जो है sometimes becomes effective, अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है तो, ठीक है। so we'll be looking that aspect। यहाँ पर मेनली मुझे ये बताना था कि दो एसिड का इन वाटर हमने देखा। अब मान लो दूसरा एसिड मिसिंग है, सिर्फ एक ही एसिड है, तो उस केस में वाटर जो है वो एक कंपीटिंग एसिड की तरह काम करने लगेगा। Am I making sense? बहुत सारे नोटेड। सर वो स्क्वायर, क्या क्या? सर वो स्क्वायर कैसे? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा ना। सर वो सर वो स्क्वायर कैसे हुआ? अरे देखो, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है ना, ठीक है। तो वो तो C2 अल्फा वन था ना ऊपर। कहाँ C2 अल्फा 1 था? हाँ। सर अपने H3O प्लस के नीचे। यहाँ पे, यहाँ पे तो गलती से लिख दिया है। यहाँ पर इसके डिसोसिएशन से C2 अल्फा 2 आ रहा है ना, दिस विल बी C2 अल्फा 2, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर गलती से C2 अल्फा 1 लिख दिया था मैंने। सर अरे जो यार, कॉमन है तो फिर क्या क्या? सॉरी, जो कॉमन है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, कॉमन आयन को मल्टीप्लाई नहीं किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है मैंने। तो LHS वाला इधर लिख लिया मैंने, और ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लिया मैंने, और फिर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कर दिया। तो ये बेसिकली दो बार आ गया। इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 ब्रैकेट में C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, हाँ सर। ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज दिस थिंग। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर हो गया नोट। एक छोटी सी चीज ना रह गई है, एकदम छोटी सी चीज, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर एक बात ये होती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर बेस हमने ले लिया है, ठीक है ना, तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा वीक एसिड भी रहेगा ना, ठीक है, उसको भी लगभग 100% तक रिएक्शन करा देगा। लेकिन वही अगर बेस थोड़ा सा वीकर है तो ये वाला चीज जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, तभी रिएक्शन पूरा आगे तक जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? और दूसरी चीज ये होती है इसमें, जैसे ये अपना प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेप्टर है उसकी एबिलिटी एक्सेप्ट करने की कितनी ज्यादा या कितनी कम है, इस बात पर दिस विल डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड, ठीक है। सी देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में है क्या, इसको देना है H+ और ये सामने वाले को लेना है। मान लो सामने वाला कोई ऐसा है जो H+ ले ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वैसे स्पीसीज के प्रेजेंस में किसी भी एसिड को रखोगे तो दे आर गोइंग टू वर्क एज अ वीक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि उनका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा। एक्सेप्टर जो है वो रेडी ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ सर। ठीक है, वाइसे वर्सा, अगर ये इधर देने वाला जो है वो बिल्कुल ही रेडी नहीं है देने के लिए, तो ये कितना भी स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे हम, और सीन ये होगा कि इट इज हार्डली गोइंग टू गेट एनीथिंग, ठीक है। नाउ इस चीज को अगर थोड़ा सा और रिलेटिव सेंस में हम एनालाइज करते हैं, तो अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस हमने ले लिया है तो उसके प्रेजेंस में कोई स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर एसिड, इन दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिखेगा हमको, क्योंकि दोनों ही उसके प्रेजेंस में क्या होंगे, ऑलमोस्ट फुल्ली रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वही एक वीक बेस अगर लेते हैं तो दैट विल बी क्लियरली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, because weak acid in that case is going to react lesser, ठीक है, whereas stronger acid in this case will react more. Are we getting this point? ये जो प्रॉपर्टी होती है ना डिफरेंट सॉल्वेंट्स की या डिफरेंट एसिड्स या बेसिस की, टू ब्रिंग डिफरेंशिएशन इन स्ट्रेंथ, ठीक है, और दूसरा चीज जो होता है टू ब्रिंग डिफरेंशिएशन एंड टू ब्रिंग लेवल, ठीक है, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। सो अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के स्ट्रेंथ को लेवल आउट कर देगा, बोथ विल स्टार्ट अपीयरिंग स्ट्रॉन्ग ओनली। देखिए, अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसकी H+ गेन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे स्पीसीज के प्रेजेंस में एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ऑलमोस्ट इक्वल बिहेव करेंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग लेवलिंग इफेक्ट, इट इज ब्रिजिंग द strength gap of strong acid and the weak acid. नहीं, वीक एसिड ज्यादा नहीं देगा, बट जितना देगा शुरू में वो पूरा ले लेगा ये बेस, और प्लस इसमें जो रिएक्शन होएगा उससे जो एनर्जी मिलेगा उससे वीक एसिड फर्दर डिसोसिएट करेगा। इज दैट ओके? एंड सो ऑन सो फोर्थ, द रिएक्शन विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये बात क्लियर है ना? बी माइनस अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एच नहीं, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, फिर से। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वीक एसिड and strong acid both will appear strong,
राइट। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वहीं वीक बेस अगर रहेगा तो व्हाट विल हैपन, वीक एसिड विल अपीयर वीक, वीक एसिड अपीयर वीक, and strong acid will appear strong. हेलो, weak acid will appear weak in presence of weak base, whereas strong acid will appear strong, ठीक है। तो weak base जो है this will appear strong, ठीक है। तो वीक बेस के पास किस टाइप का इफेक्ट है, ये दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस के पास क्या है, दिस हैज लेवलिंग इफेक्ट। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? अब वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर वाटर में HCl डालेंगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुल्ली डिसोसिएट कर जाएगा। बट वहीं अगर हम एसिटिक एसिड उसमें डालते हैं तो दैट इज गोइंग टू रिएक्ट पार्शियली। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, क्या क्या? हाँ, बिल्कुल होंगे ये। और वीक एसिड बेस ले लेंगे, वेरी वेरी वीक बेस, ठीक है। तो ये तो बहुत ही वीक दिखेगा, ये भी वीक दिखने लगेगा। हाँ मतलब तब मैंने हाँ बिल्कुल, कि बहुत वीक अगर बेस ले लिया तो दोनों वीक अपीयर होंगे, ठीक है। मीडियम टाइप का लिया तो दैट विल हैव ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। और फिर से स्ट्रॉन्ग ले लिया हमने तो दैट विल हैव लेवलिंग इफेक्ट। तो जब ये बहुत वेरी वेरी वीक है तब भी लेवलिंग इफेक्ट, जब ये बहुत हाई हो गया तब भी लेवलिंग इफेक्ट। इंटरमीडिएट वैल्यूज में इट हैज अ डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इज दैट ओके? हाँ, इसको इधर जगह है कि नहीं है? हम्म, हाँ आई थिंक उतने में हो जाना चाहिए। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट होता है कि इन एनी सॉल्वेंट, if a strong and weak acid starts behaving equally strong, सर हेलो हाँ हेलो, सर, एक बार बताना हाँ सर, नहीं समझा। मैं लिख देता हूँ।
हाँ, मैं समझा देता हूँ। देखो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ब्रॉन्सेड लॉरी में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। अब एक एसिड लिया मैंने और एक पर्टिकुलर बेस लिया। अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो भी एसिड डालूंगा उसको वो 100% डिसोसिएट कर देगा। इज दैट ओके? अगर बेसिक यस। सॉल्यूशन है तो ठीक है। तो अब इस सिनारियो में अगर वहां से मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रखूं या फिर वीक एसिड को टाइट्रेट कराऊं, ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, हेलो, हेलो, a strong base will react almost equally, not exactly equally but almost equally with a strong acid and this
तो ला रहा हूँ। सर वो सेकंड में स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा डिसोसिएट करने लगेगा, इसलिए वो वीक बेस भी मतलब H प्लस आयन गेन करने लगेगा। अगेन किसको किसके लिए बोल रहे हैं? पहले वाले के लिए। नहीं सर, सेकंड। When a weak base will react with a strong acid or a weak acid, the extent of reaction will be greater for a strong acid. देखिए इसका बेस्ट क्या होता है एग्जांपल, जैसे वाटर के अंदर में एसिटिक एसिड जो है ना वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बट उसी एसिटिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करने लगूंगा तो वो ऑलमोस्ट फुल्ली रिएक्ट करने लगता है। तो same acetic acid becomes a strong acid in presence of ammonia, ठीक है, और in ammoniated solution, whereas aqueous solution में the same acid is behaving as a weak acid, ठीक है। फर्दर समझ लो, मुझे अगर पता करना है कि H2SO4 HCl और कोई और एसिड एक ले लो HClO4, ठीक है, इन तीनों एसिड में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम किस टाइप का सॉल्वेंट चूज करेंगे? शुड वी चूज अ बेसिक सॉल्वेंट और शुड वी चूज वाटर और शुड वी चूज अ एसिडिक सॉल्यूशन? देखो अगर सर एसिड चेक के करने के लिए, सॉरी, चेक करने के लिए ना। हाँ चेक करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वीक बेस अगर लेते हो तो जो भी स्ट्रांग होगा वो सारा का सारा पूरा होने लगेगा, क्योंकि ये एसिड है ना। और जो, और हमको स्ट्रेंथ का पता कैसे चलता है? जो ज्यादा एक्सटेंट तक रिएक्ट किया वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और जो कम स्ट्रेंथ कम एक्सटेंट तक रिएक्ट किया वो कम स्ट्रॉन्गर। अब अगर इसको वाटर में करेंगे तो ये तीनों के तीनों 99% तक डिसोसिएट हो जाएंगे। Now how to differentiate? So basically अगर एसिड्स को डिफरेंशिएट करना है मुझे तो आई हैव टू पिक अ वीक एसिड, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में ही हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। सर वीक बेस ना।
क्या क्या, नॉट वीक बेस, वीक एसिड। वीक बेस डालेंगे तब तो सब इक्वली बराबर दिखने लगेगा ना। हाँ, वीक बेस के अंदर वीक एसिड डाला और स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वो दोनों को डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। हाँ, बट ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारे के सारे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर में लगभग 100% सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए, ये थोड़ा कम होता है, बट अदरवाइज ये दोनों 100% हो जाते हैं। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट देम, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर? द आइडिया गोज लाइक दिस। अगर एसिड को डिफरेंशिएट करना है स्ट्रेंथ वाइज, तो यू हैव टू पुट व्हाट, अ वीक एसिड इनटू द सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ सर, वो एसिड है तो फिर वीक एसिड क्यों डालेंगे? क्या डाल, हाँ एसिड है तो वीक एसिड इसलिए डाला क्योंकि वीक एसिड की नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहेगी, H प्लस देने की, बट वो वीक है तो वो कम एक्सटेंट तक H प्लस दे रहा है। अब उसको ये फोर्स करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी अपना H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एसिड, वो ज्यादा फोर्स करेगा अपने H प्लस को उसकी तरफ, और जो कम स्ट्रॉन्गर रहेगा वो कम एक्सटेंट तक विथ कम एनर्जी पुश करेगा ये एसिड की तरफ अपने प्रोटॉन को, H प्लस को, ठीक है। इज दैट ओके? अब अगर हमने बेस और बेस को डिफरेंशिएट करने होंगे तो क्या करूंगा मैं, कोई वीक बेस ले लूंगा, और जब मुझे लेवल करना होगा तो क्या करूंगा, अगर इन एसिड्स को मुझे लेवल आउट करना है तो आई विल चूज अ वीक बेस, ठीक है। एसिड को लेवल आउट करना है तो चूज अ बेस, वीक बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग लिए तो और अच्छी बात है। बेस बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस में डाला तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा कम भी उससे वीक रहा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम भी स्ट्रॉन्ग रहा, वो भी 100% तक हो जाएगा डिसोसिएट, ठीक है। तो दैट base is the weak base or strong base is going to act as a leveling agent or leveling entity for the acid, ठीक है। For different acids of weak or strong base will have a leveling effect, ठीक है। For different acids, a weak acid will have a, uh, will have a differentiating effect, ठीक है। Similarly, for different bases, a weak or strong acid will have
leveling effect, whereas a weak base curve of is that okay? सर मुझे लेवलिंग इफेक्ट नहीं समझा। क्या क्या? लेवलिंग इफेक्ट मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वो नहीं समझा। देखो, इसलिए हो रहा है कि जो एक्सेप्ट करने वाला इंसान है और वो मतलब नॉर्मल लेवल का या अच्छा एक्सेप्टर अगर है, तो डोनर का स्ट्रेंथ जो है वो हम पता नहीं कर पाएंगे, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी खुद की कैसी है, जो कम भी दे पा रहा है उससे भी ये ले लेता है खींच करके। ठीक है, ओ हाँ, यस सर। तो इसने क्या कर दिया, सारे लोगों को लेवल पर ला दिया, जो स्ट्रांग है कम स्ट्रांग है सब एक लेवल के आ गए। अब दूसरी तरफ यस मैं सर, क्या यस। करूंगा, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो एक्सेप्टर के बदले मैं कोई डोनर डाल दूं। अब उस डोनर को वही दे पाएगा जो एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी नॉर्मल लोग उसको कुछ दे नहीं पाएंगे, प्रोटॉन्स। इज दैट ओके? हाँ सर। वेरी गुड, तो नोट कर लो। हाँ सर, नोटेड सर। बस एक छोटा सा डाउट। बोलो। सर वो वीक बेसिस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर वो सेम वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सर तो भी डिफरेंशिएटिव इफेक्ट दिखाएगा ना। नहीं होगा ना, वो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के दिखने लगेंगे वहां पे। जैसे ये लाइव एग्जांपल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिटिक एसिड भी लगभग पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है। तो HCl और एसिटिक एसिड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। इज दैट ओके? सर मतलब NH3 वीक बेस है। NH3 यार रिलेटिवली वीक बेस है, उससे ज्यादा और स्ट्रांग भी बेसेस हैं। सर मतलब तो फिर वो वीक बेस ऐसा डिफरेंशिएटिव कुछ इफेक्ट। नहीं है, वो हाँ मतलब इंटरमीडिएट टाइप का बेस है, या वीक बोल सकते हो। चलो हाँ बोल लो, वीक बोल लो। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? सर वो फिर वो डेफिनेशन में तो मतलब ऐसा दिया ना क्या? कि अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में से रिएक्ट करेगा, तो फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा रहेगा, कहाँ वीक दिया एसिड में हुआ कम। है? सर वो When a weak base will react with a strong acid or a weak acid, the extent of reaction will be greater. देखो, ऊपर वाला मुझे पढ़ने में तो strong base will react almost equally with strong acid or weak acid. This nature of strong base to level out the strength and a weak base will
अब देखो एक्चुअली यहाँ पर किस तरीके से ये चीज जो बोल रहा हूँ मैं वो क्या बोल रहा हूँ मैं बता देता हूँ। अगर हम सीरीज बना करके रखते हैं एसिड और बेस का ना, जैसे एक एसिड ये हुआ, दूसरा एसिड Hb हुआ, तीसरा एसिड Hc हुआ और चौथा एसिड Hd हुआ, इनका स्ट्रेंथ टुवर्ड्स राइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इनका खुद का बेसिक नेचर जो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्रीज करेगा। इज दैट ओके? इसका मतलब ये Ha जो है वो रिलेटिवली वीक एसिड है and it is relatively stronger base. So that is हाँ what we are talking over here. We are talking over two bases, ठीक है, जिसमें से एक स्ट्रांग है और एक वीक है। जैसे वाटर बेस की तरह भी काम करता है, एसिड की तरह भी काम करता है। दूसरा अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अमोनिया जो है उसमें you are not going to have differentiation, you will always have leveling, ठीक है। whereas water में differentiation हो सकता है relatively, और ज्यादा differentiation अगर आपको करना है किसी एसिड का तो you have to pick a further weaker base, ठीक है। that means a relatively stronger acid. am I making sense? yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो रुक जाओ, एक सेकंड दो मुझे थोड़ा सा, जस्ट वन सेकंड। सी यहाँ पर मेरे पास ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है। और तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ठीक है, चलेगा। ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ठीक है। इनके स्ट्रेंथ को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? व्हाट शुड आई टेक? आई हैव टू टेक, अगर कोई भी बेस लेता हूं जिसके अंदर थोड़ी भी एक्सेप्टेंस टेंडेंसी है H प्लस की, तो वो सारे क्या होंगे, सारे में मतलब उन सब में क्या होएगा? हाँ बेस ले रहे हैं, डिसोसिएशन। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएंगे और इनके डिफरेंसेस का पता नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। दैट्स वेरी हाई। वेरी हाई मतलब इनका एक्चुअली लाइक HNO3 का जो होता है pKa वैल्यू -3 होता है, H2SO4 के लिए pKa वैल्यू -8 या 9 के आसपास रहता है, एंड ये फर्दर इंक्रीज करते जाता है, सॉरी डिक्रीज, pKa वैल्यू डिक्रीज करते जाता है, Ka वैल्यू इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा था? हाँ, तो अब उसमें दूसरी चीज ये है कि अगर मैं बहुत वीक बेस ले रहा हूं, बहुत वीक बेस ले रहा हूं, दैट मीन्स अब वीक बेस ले रहा हूं इसका मतलब हो सकता ये पॉसिबल है कि मैं एसिड जोन में आ गया हूं, ठीक है। एसिड जोन में आ जाऊंगा तो फिर क्या होगा? इट इज गोइंग टू क्रिएट डिफरेंशिएशन, वो फिर डिफरेंशिएट करने लगेगा। सो बेसिकली यहां पर मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये पॉइंट के अंदर में। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, मतलब दो अगर मेरे पास बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक दूसरा वीक बेस है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड ही दिखेंगे,
वीक बेस अगर लेता हूं, मैं कोई भी वीक बेस लेता हूं, तो स्ट्रॉन्ग वाला उसमें स्ट्रॉन्ग दिखेगा और वीक एसिड जो होगा वो उसमें वीक एसिड दिखेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा, वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं करेगा। इज दैट ओके? तो अब उसको, उस वीक बेस को या तो बेसिक जोन में आप देखो या ऐसे देख सकते हो कि वो थोड़ा सा एसिडिक जोन में आ गया है। या देखो, एसिटिक एसिड जो है, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एसिटिक एसिड जो है वाटर के अंदर में, अब वाटर जो है वो बेस की तरह ही काम करता है। वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग H+ फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिड। ठीक है, वाटर क्या है, दैट इज अ वीकर बेस, अमोनिया इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। ठीक है, तो अमोनिया में एसिटिक एसिड जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड दिखेगा, वेयर एज इसमें क्या बोलते हैं, वाटर में क्या दिखेगा, वाटर में वो वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड दिखेगा। एसिटिक एसिड वाटर में वीक एसिड दिखेगा जबकि अमोनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड दिखेगा। ये प्रिसाइज डेफिनेशन आप लिख सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। कैसे? ठीक है, नहीं समझा। CH3COOH appears to be strong acid in ammonia than in water। ठीक है, नॉट अंडरस्टूड। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, वाटर में फुल्ली डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, वाटर किस टाइप का वाटर क्या है, अगर एसिटिक एसिड को वाटर में मैं डाल रहा हूं और एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रहा है, तो उसका डिसोसिएटेड पोर्शन मतलब H+ जो डिसोसिएट होकर के निकलेगा वो कहाँ जाएगा, दैट विल कम टू वाटर। तो एसिटिक एसिड अगर एसिड है तो वाटर इज अ बेस। ठीक है, सिमिलरली एसिटिक एसिड एसिड एंड अमोनिया इज अ बेस। ठीक है, वाटर और अमोनिया में अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, वाटर इज अ वीकर बेस। ठीक है, एसिटिक एसिड वाटर के अंदर में पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है जबकि अमोनिया के अंदर में ऑलमोस्ट फुल्ली होता है। तो एसिटिक एसिड हैज बिकम strong acid when it is interacting with ammonia, whereas the same acetic acid starts behaving as a weak acid in water। That is ऐसा what क्यों हो I'm, रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, accepting tendency of the base is going to help you, or it is going to help the acids to lose their protons। बेस की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है दैट इज इनवेरिएबली गोइंग टू हेल्प द एसिड मॉलिक्यूल्स टू लूज देयर प्रोटॉन। इट्स सिंपल। अगर मैं एक वीक मैग्नेट लेकर के आता हूं, आयरन नेल पड़ा रहेगा, उसको वो धीरे से खींचेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, दैट विल कम फास्ट टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। पहले वीक मैग्नेट के साथ मैं नेल को चिपका दिया, अभी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के आ गया, व्हाट विल हैपन, ये क्या होगा, हाँ, ये आयरन नेल को मैंने एक वीक मैग्नेट में चिपका दिया पहले। ठीक है,
थोड़ी देर बाद ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के आया, व्हाट विल हैपन? हाँ, अगर जाने दूं मैं तो, राइट, अगर इसको क्लैम्प करके रखूं तो ये इसकी तरफ चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर आल्सो। बेसिकली बेसिक आइडिया यहाँ पर ये है आपका कि बेस जो है वो H प्लस एक्सेप्टर है। अगर H प्लस एक्सेप्टर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, मतलब उसके पास एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत हाई है, तो इट कैन पुल द H प्लस अवे फ्रॉम इवन द वीक एसिड, ठीक है। वेयर एज अगर मेरे पास कोई ऐसा बेस है जिसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत कम है, तो वो वीक एसिड से पुल नहीं कर पाएगा। इट कैन ओनली पुल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि ज्यादा इजीली H प्लस दे देंगे। इज दिस ओके? हाँ सर वो डिफरेंट बेस फॉर डिफरेंट बेसिस के लिए अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव लेफलिंग इफेक्ट, लेकिन जब हम लोग वीक बेस एज अ बेस लेते हैं और या फिर वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर वो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट बताएगा ना। हाँ, तो बता तो रहा है ना। तो फिर उधर लेवलिंग इफेक्ट। कहा लेवलिंग इफेक्ट? लेवलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है ना। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें एसिटिक एसिड जो है आपका, विच इज जनरली अ वीक एसिड, इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे वो नीचे वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट बेसिस लिखा था इसलिए। कहां पर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बेसिस? सर नीचे वो हाँ, दो यहाँ पर फॉर डिफरेंट बेसिस अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। वेयर एज अ वीक बेस विल एक्ट एज अ डिफरेंशिएट। अरे देखो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने पूरी लिस्ट ऑफ बेसिस आपको दे दी, ठीक है, और बोला कि अब इनके ये को ऑर्डर करके बताओ, ठीक है, तो आप कैसे उसको ऑर्डर करोगे? उनके स्ट्रेंथ को ऑर्डर करके बताओ। अब उसके लिए अगर आपने कोई एसिड पिक कर लिया, कोई भी एसिड पिक किया आपने, अगर वीक एसिड भी पिक करोगे तो चांसेस ये रहेंगे कि अगर आपका बेस बहुत वीक नहीं है तो इट विल स्टार्ट डूइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मतलब जरूरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% कर ही जाएगा, बट जनरली ज्यादा रिएक्शन करेगा, ज्यादा एक्सटेंड तक जाएगा। ऐसे में आपको डिफरेंशिएट करना, इट विल बिकम डिफिकल्ट टास्क। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये नहीं समझ में आ रहा है? सर नहीं ये समझा सर। फिर वो मतलब कि डिफरेंट बेसिस के नीचे से ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख सकते हैं। कहाँ पे? नहीं, सी, स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा ऐसे बोलना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए वी रिक्वायर अ वीक वीक बेस। हाँ, दैट्स ट्रू, आप बोल सकते हो, अगर उसी तरीके से परसीव कर रहे हो तो हाँ बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। दो चीजें हैं, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है और दूसरी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है। अब जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो हमेशा एब्सोल्यूट स्ट्रांग वाले पिक कर रहा हूं। अब उसमें आप रिलेटिव वाली चीजें समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपनिंग विथ हिम, और कोई इशू नहीं है। जैसे इनमें से अगर मैं किसी 3-4 को पिक करता हूं ना, जैसे ये 4 को, 3 को पिक किया ना, और मुझे चाहिए कि इनको मैं वो समझा डिफरेंशिएट, सर अभी। समझा? हाँ सर ऐसा मतलब आप ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग अगर वीक बेस मतलब कोई भी बेस ले लिया और फिर अगर हाँ हमने वीक एसिड
और स्ट्रॉन्ग एसिड में रिएक्ट तो फिर वो लेवलिंग इफेक्ट आता है। हाँ सर अब समझा। ठीक है ना। और उसमें अब ये है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ले लोगे तो लेवलिंग इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट कम दिखेगा। डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे इनके स्ट्रेंथ को। वहीं अगर बहुत वीक बेस लिया आपने तो प्रोबेबली आप इनके स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब बहुत वीक बेस का मतलब स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड भी हो जाएगा या एटलीस्ट वीक एसिड भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके फाइन। That was the thing which got left yesterday. So, nevertheless, well now ये वाला नोट कर लिया था हम लोगों ने ना, and I think हम लोगों ने समझ भी लिया। और now I am going to discuss इसमें C point, that is dissociation of a strong acid in aqueous solution। ठीक है, अभी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के अंदर डालेंगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू डिसोसिएट लाइक दिस। ठीक है, इस रिएक्शन के साथ में पैरेलल में ये भी एक रिएक्शन चलता रहेगा या ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ सर। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट बी था, ए था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन, बी था वो, और ये अब सी। ठीक है, नाउ सपोज इसका कंसेंट्रेशन सी है एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब है एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। तो ये 100% डिसोसिएट करेगा विदाउट फेल। ये सी है, ये 1 है, ये इनिशियली 0 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये सी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द डायनेमिक्स ऑफ दिस इज गोइंग टू प्ले। मतलब ये इसका कंसेंट्रेशन चाहे कुछ भी रहे, it is always going to dissociate completely. That is why it is strong acid. अब रही बात H2O की, 1 1 इनिशियली मान लो 0 0 है, बाद में ये 1 1 रहते हैं और इनकी वैल्यू और हमको अभी पता नहीं है कि क्या है। मतलब ये अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ये वीक एसिड हो गया, H2O becomes a weak acid, राइट? तो ये इसका सेल्फ प्रोटोनेशन जो है, इसका एक्सटेंट पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। स्ट्रॉन्गर एसिड, इसके प्रेजेंस में इसका सेल्फ प्रोटोनेशन जो है दैट विल ये क्या बोलते हैं, ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, सप्रेस होने के बाद सपोज ये एक्स अमाउंट देता है, ठीक है, और ये भी एक्स अमाउंट बनेगा। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O plus, it will become C plus X। X। ठीक है, ये भी C plus X हो जाएगा and these two things will be in simultaneous equilibrium।
ठीक है। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग हम इसको लेकर के एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग लेके चल रहे हैं, तो K तो हो गया इंफिनिटी, और इंफिनिटी आ भी रहा है यहाँ पर जीरो की वजह से, तो ये इक्वेशन हमको कुछ देने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसका K तो इंफिनिटी हो गया। तो द solution is going to come from this equation. How? The ionic product of water, जो भी टेम्परेचर है, Kw is going to be equal to concentration of H3O plus multiplied by concentration of OH minus. Is that okay? Or C plus X multiplied by X is equal to Kw. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे ये पता चलेगा कि ये वाला कितना डिप्रेस हुआ। ठीक है, अब मेरा पॉइंट सिंपली सुनते जाओ और समझते जाओ इस चीज को। हाँ, मैं अभी वैल्यूज लेकर के समझाता हूं तो फिर ज्यादा क्लियर होएगा। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degree Celsius, 0.1 molar HCl, दूसरी बार में 10 to the power minus 4 molar HCl, तीसरी बार में 10 to the power minus 7 molar HCl, ठीक है, और चौथी बार में 10 to the power minus 8 मोलर HCl हमने पानी के अंदर डाला। ठीक है, अब चारों केसेस में कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, आप देखोगे पहला वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं और फिर मैं चला जाऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा का कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। बी केयरफुल, कुछ जगह पे अप्रोक्सीमेशन काम करेंगे, कुछ जगह पे नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे नहीं करेंगे वहां पर रियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आई हैव दिस सिनेरियो, यहाँ पर x का कंट्रीब्यूशन H2O से आ रहा है सेल्फ डिसोसिएशन से, और यहाँ पे इसका मतलब एसिड का कंट्रीब्यूशन C से आ रहा है। तो पहले वाले केस में मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kw that is 10 to the power minus 14 is equal to 0.1 plus x into x. हाँ, at 25 degree Celsius Kw is 10 to the power minus 14. Is that okay? अभी देखो ये 0.1 है plus x into x, so this is going to give us 0.1 x प्लस एक्स स्क्वायर। सी, यहां पर ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि ये नंबर जो है मेरा ये क्या है, 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये नंबर जो है मेरा, ये चाहे कुछ भी नंबर बनेगा, दिस नंबर इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट फिगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नंबर में अब ऑब्वियसली x 0.2 अगर रखते हैं हम तो 0.2 प्लस 0.1 0.3 हो जाएगा इंटू 0.2, दैट विल जस्ट बी 0.06। 0.02 रखेंगे तो थोड़ा सा कम और होगा, बट इस लेवल तक रीच करने के लिए x को बहुत छोटा होना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, अगर x बहुत छोटा हो गया तो x स्क्वायर विल बी वेरी नेग्लिजिबल, so you can cut it off। बात समझ में आ रही है? Therefore, x will simply become equal to 10 to the power minus 14 divided by 0.1 or 10 to the power minus 30. Is that okay? सर मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि सेल्फ प्रोटोनेशन कितना हो रहा है वाटर का। ठीक है, पहला चीज, और दूसरा चीज नेट H3O प्लस का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा। इज दैट ओके? सर KW में दिया हुआ है
10⁻14। हाँ ऑब्वियसली ये तो होता है ना, कांस्टेंट है क्या, ओ हाँ, ओके हाँ। c प्लस एक्स। तो नेट H3O प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, it will become c plus x, c is 0.1 and x is 10 to the power minus 13. This will be 0.1 m. Is this okay? Can we do the same thing for rest of the three? अच्छा इसमें एक और ले लो केस, 10 to the power minus 9 मोलर HCl, ठीक है, ये चारों ट्राई करेंगे हम लोग। तो आपने x² क्यों कट ऑफ किया? हाँ एक्स स्क्वायर इसलिए कट ऑफ किया क्योंकि x की वैल्यू मुझे ये पता चल रही है कि इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर x की वैल्यू स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगी। इज दैट ओके? और ये कैसे पता चल रहा है मुझे, मैथमेटिक्स से पता चल रहा है, मुझे प्रोडक्ट क्या लाना है 10 टू द पावर माइनस 14, तो इस नंबर में मुझे कोई एक वैल्यू ऐड करनी है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है सो दैट ये इतना छोटा नंबर आ जाए, ठीक है, ये वाला नंबर तो छोटा है नहीं। दूसरा काम ये कर सकते हो कि एक्चुअली रियल क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देख लोगे, रियल क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करोगे तो तुमको वैल्यू यही आना है। इज दैट ओके? हाँ सर। ठीक है, अब बेसिकली आपको देखना इसमें यही है कि कहां कहां इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो और कहां पर ये नेग्लेक्ट नहीं होएगा, ठीक है, जहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हो करो और जहां नहीं कर सकते हो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालो। इज दैट ओके? किस डिग्री तक नहीं कर सकते? हाँ 3-5% तक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी मैं ये ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, I'll be back and will restart the thing। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक डेफिनेटली वैल्यू चेंज करने से हो जाएगा, सो इट विल बिकम दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन x की वैल्यू जो होएगी, अगर मैं सिर्फ x लेके चलता हूँ तो 10 to the power minus 4 x is equal to 10 to the power minus 14, that implies x is equal to 10 to the power minus 10। ऑब्वियसली इस x को नेग्लेक्ट किया है मैंने, इस x को नेग्लेक्ट किया है एंड ये नेग्लेक्ट होने लायक भी है। 10 टू द पावर माइनस 4 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 10 जो है वो ऑब्वियसली काफी छोटा है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन भी सही रहा। कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 10, that is approximately 10 to the power minus 4 मोलर, ठीक है। C वाले में देखते हैं, C वाले में it is 10 to the power minus 7 मोलर। सर मैंने इस बार x² का भी टर्म क्या क्या, हाँ यानी ये अंदर के x को नेग्लेक्ट किया। इस बार हमको ये देखना होगा कि H2O अगर मैं डाल रहा हूँ तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस 10 to the power minus 7 मोलर है, 1 0 0। हेलो, नहीं है, ठीक, चलेगा, उनको फिर इन्फॉर्म। तो ये मैम 3 दिन कौन कौन से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेती है ना? ठीक है चलेगा, मैं बात कर लेता हूँ से एक बार। ओके।
So HCl के dissociation से we are going to have 10 to the power minus 7 H3O plus. अब H2O का क्या contribution होगा इसमें? That is something which is important and we need to have a look at it. H3O plus plus OH minus. 1 1 initially 0 0, फिर बाद में भी ये 1 1 ही रहेंगे. This will become but 10 to the power minus 7 plus x and this will also become x. ठीक है, जितना H2O टूटेगा उतना ही H3O plus बनेगा और उतना ही OH minus बनेगा. तो ये जो एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बन रहा है, जितना H3O plus उतना ही OH minus बनेगा और उतना ही H2O ब्रेक हुआ. इसको फिर से सेट करते हैं. Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. This will become equal to 10 to the power minus 14, okay, is equal to 10 to the power minus 7 plus x into x. अब मान लो मैं फिर से इस x को नेग्लेक्ट करता हूँ, तो मेरा x का, इस x को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूँ तो x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर माइनस 7 के रेस्पेक्ट में 10 टू द पावर माइनस 7 को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, हाँ सर. इनफैक्ट दे आर इक्वली इक्वल. तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 7x माइनस 10 टू द पावर माइनस 14. हाँ बोलिए. नहीं, प्लस माइनस दोनों कैसे लोगे? माइनस, सो x विल बिकम इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 plus minus root under b square, that is 10 to the power minus 14 plus 4ac. So 4 into 10 to the power minus 14. ठीक है, by 2. This will, अब निगेटिव वाली वैल्यू ऑब्वियसली नहीं हो सकती है. x की डिसोसिएशन जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है. So it will become minus 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 7 root 5 by 2. That is equal to 10 to the power minus 7 root 5 minus 1 by 2. 10 to the power minus 7 into 2.24 के आसपास होता है, minus 1 1.24 हो जाएगा, divided by 2 is 0.62 roughly. ठीक है, चलेगा. 2.26 दिया हो ना, चलेगा. तो 0.63 हो जाएगा तुम्हारा. ठीक, और दिस इज 6.2 into 10 to the power minus 8. नेट सर मैंने वो फॉर्म में रखा. क्या क्या? मैंने वो फर्स्ट वाले फॉर्म में ही रखा, √5 - 1/2 वाले. ठीक है, नेट H3O प्लस जो है वो हो जाएगा, नेट विल बी 10 to the power minus 7 plus 6.2 into 10 to the power minus 8. और 10 to the power minus 7 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो इट विल बिकम 10, sorry 1 into 1 plus 0.62. So 1.62 into 10 to the power minus 7 will be the net concentration of H3O plus. ठीक है, is this okay? कैसे? 1.13 कैसे कर लिया तुमने? 2.26 था तो √5 2.26 लिया हो ना. हाँ, तो 1.26 होगा ना. ठीक है, ये समझा आप लोगों को कैसे सॉल्व किया गया? अब डी वाला एक बार खुद से करके देखो, हो रहा है क्या? क्या आ रहा है? 1.15 कैसे होगा? 1.105 होगा ना.
ठीक है, डी वाला भी फिर फटाफट मैं कर देता हूँ, ये नोट कर लो, या नोट मतलब किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो फिर ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रणय, Yes, प्रणय, sir. Yes, sir. हाँ ये कर लिया था आपने ना? Yeah, yeah. ओके, 10⁸ मोलर HCl। इसमें फिर से HCl is going to break completely into H3O plus and Cl minus। इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 मोलर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, और ये भी 10⁻⁸ मोलर। H2O में there will be H3O plus OH minus। इसका क्वांटिटी जो होगा दिस प्लस एक्स हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस एक्स, और ये भी एक्स हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू KW। KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 is equal to 10⁻⁸ plus x multiplied by x। That implies x square plus 10⁻⁸ x minus 10⁻⁻14 is equal to 0। फिर से x के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इट विल बिकम माइनस 10⁻⁻8, प्लस माइनस में माइनस वाली चीज को छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर 10⁻⁻16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 by 2। This will make 4.01। नहीं 4 मत लो, 4.01 का रूट इंटू 10⁻⁻14 राइट, प्लस minus 10⁸ by 2, और it will be equal to 2.05, sorry 2.005 minus 0.1 into 10⁻⁻7। 4.05 को 4.01 raised to the power half can be written as half into 4.01। एक सेकेंड रुक जाओ, तो थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बट है ये अप्रोक्सीमेशन रहेगा, बता देता हूँ। 4.01 टू द पावर हाफ को मैं इसमें से 4 कॉमन लेकर के बाहर निकाल लूं, तो दिस विल बिकम 1.0025, ठीक है, रेज टू द पावर हाफ इंटू 2। इज दिस ओके? अब इसको मैं 1 प्लस 0.0025 रेज टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, और दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.0025 by 2, ठीक है, इंटू 2। सो इसको करेंगे तो 2.0025 हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, दिस नंबर विल change slightly, 25 minus this will be equal to 1.9975 into 10⁻⁻7 by 2, ठीक है, और 0.9985
into 10 to the power minus 7. That is 9.987, yeah, 88 into 10 to the power minus 8 molar. Is that okay? अब नेट H3O क्या होगा? H3O plus net will be equal to 10 to the power minus 8 plus 9.9988 into 10 to the power minus 8. ये दोनों कॉमन 1 ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 10.99988 into 10 to the power minus 8 molar or 1.099 into 10 to the power minus 7 molar. Is that okay?
पहला वाला दिए थे ना, फर्स्ट वाला टेस्ट दिए थे ना। हाँ। हम्म। नहीं, इट वोंट इफेक्ट मच, बट मिस मत किया करो। ठीक है, ये हो गया 10। हाँ, वो लेकर के क्यों नहीं आ रहा, लेकर के आ जाओ, कल लेकर के आ जाओ, ला के रख देना याद से, क्योंकि परसों फिर ये मैं डी वाला जाऊंगा। था, हाँ, क्या क्या? ये 10 टू द डी पावर वाला था माइनस, ना। हाँ डी वाला था। अब ई 10 टू द पावर -9 का एक बार देख लो, एंड फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर आ गया। एक सेकेंड रुक जाओ। क्या बोल रहे हो? एक्स, हाँ बोलो कितना कितना? 10 टू का -9 प्लस, क्यों इसी में जीरो आ रहा है तुम्हारा? तो जीरो कहाँ आया था? नहीं, देखो H3O प्लस ये प्लस एक्स रहेगा, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन भी x रहेगा। Kw will be become equal to concentration of H3O plus into OH minus, that implies 10 to the power -14 is equal to 10 to the power -9 plus x into x. That implies x square plus 10 to the power -9x minus 10 to the power -14 is equal to 0. That implies x is equal to -10 to the power -9 plus root under 10 to the power -18 plus 4 into 10 to the power -14 by 2. इन दोनों में से 10 टू द पावर -9 को अगर मैं कॉमन, सॉरी 18 को कॉमन लेता हूँ, तो आई, ठीक है 10 टू द पावर -14 को कॉमन ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू, बट यहाँ पर 10 टू द पावर -9 है ना, बेटर 10 टू द पावर -9 को ही कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम -9 प्लस यहाँ पर 10 टू द पावर -9 इंटू दिस मच का रूट। So it will become approximately 200. ठीक है, और 10 to the power -9 into 200 minus 1 is 199 divided by 2, or 99.5 into 10 to the power -9। ठीक है, H3O plus net जो होगा that will be equal to 10 to the power -9 plus 99.5 into 10 to the power -9, that is 100.5 into 10 to the power -9, or 1.005 into 10 to the power -7। ठीक है, इज दिस ओके?
सारे लोगों के आंसर ये आ रहे हैं? हाँ ओके, ठीक है। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपको ट्रीटमेंट आ गया। अब दूसरी चीज जो होती है इसमें, सी के बाद B1, स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद वीक एसिड in its aqueous solution। ठीक है, सौरभ इधर आइए। ठीक है, वीक एसिड के साथ में क्या होगा कि अब दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले में क्या था, फुल्ली डिसोसिएट हो जाना था उसको। अभी इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज अगेन HA इज अ वीक एसिड एंड ये H2O में डिसोसिएट कर रहा है, H3O प्लस एंड A माइनस। ठीक है, और साथ में H2O भी सपोज डिसोसिएट करेगा ही, इट इज गोइंग टू गिव अस H3O प्लस प्लस OH माइनस। C concentration A initially 0 0, C 1 minus alpha 1, C alpha plus C alpha। यहाँ पर हमको फिर से X कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ये जो हो जाएगा और ये C अल्फा प्लस X। ठीक है, इज दिस ओके? अब we will have two expressions। यहाँ पर दो अननोन्स हैं, अल्फा एंड एक्स, और दो इक्वेशन बनेगा। A इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा प्लस एक्स बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, और दूसरा बनेगा KW इज इक्वल टू C अल्फा प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब कहाँ पे ये 1 1 उसका चेंज नहीं होगा ना। नाउ इसको बेसिकली सॉल्व करना ना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। सॉल्व होगा ये भी, बट थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, और हमको फिर न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं या अप्रोक्सीमेशंस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस क्या यूज करने पड़ते हैं, अगर ये C बड़ा है, ठीक है, बड़ा है मतलब 0.1 0.2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -3 तक है, तो हम लोग पहले
इस x को नेग्लिजिबल मान करके, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, सी अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले x को नेग्लिजिबल मान करके सी अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को अगर नेग्लिजिबल हम मान रहे हैं, यहां पर भी x को नेग्लिजिबल मानेंगे, x नेग्लिजिबल दोनों जगह रहेगा। इसको नेग्लिजिबल मान करके और फिर से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, यानी सी अल्फा x इज इक्वल टू के डब्ल्यू हो जाएगा और x इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई सी अल्फा हो जाएगा। सो बेसिकली के डब्ल्यू बाई सी अल्फा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, अज्यूमिंग ये वाला x जो है ये हमारा नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब वेरीफाई हम करते हैं इसको कि क्या ये एक्चुअली x जो है सी अल्फा के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है कि नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये जेनरिक चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, CH3COOH plus H2O gives us H3O plus plus CH3COO minus। ठीक है, और इसका K जो होता है वो होता है 10 to the power -5। इसका कंसंट्रेशन मैं 0.1 लेता हूं। ठीक है, तो ये 0.1 अल्फा एंड ये 0.1 अल्फा हो जाएगा और ये फाइनल जो होगा 1 माइनस अल्फा रहेगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? H2O के हाँ थ्रू H2O के थ्रू जो कंसंट्रेशन आएगा इसका, वो दिस अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और H3O प्लस H2O से जो आएगा वहां पर जो हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, 0.1 अल्फा प्लस एक्स और इधर फिर OH माइनस रहेगा विच विल बी x। तो यहाँ पर एक बनेगा के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.1 अल्फा प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, 10 to the power -5 is equal to 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर x को नेग्लिजिबल मान रहा हूं अभी के लिए मैं, और इसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। बाकी अदरवाइज एक्चुअल सॉल्विंग के लिए जाएंगे तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड अल्फा, दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, so simultaneous quadratic equation in two variables, it's bit difficult to solve at this point of time. Nevertheless, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, होने को तो हो ही जाएगा। We have that capability to solve it. That's not a big deal. ठीक है, but for the time being हम इसको ये अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं कि ये नेग्लिजिबल है एंड विल सी, आगे इसको वेरीफाई करेंगे। अगर इसको नेग्लिजिबल बना ली, क्या हुआ? राइट वाला टर्म, हाँ, राइट वाला टर्म नहीं, राइट वाले टर्म का x, ये x जो है इसको सिर्फ नेग्लिजिबल बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो बाकी का एक्सप्रेशन, हाँ मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। अभी पहले एक अप्रोक्सीमेशन मानो तो वो अप्रोक्सीमेशन या तो गलत होगा या सही होगा। ठीक है, सही होगा तो फिर हमारा आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा, और गलत हुआ तो फिर कोई बात नहीं, हम मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर वो इटरेटिव प्रोसेस में चला जाता है। क्लियर है? हाँ सर, ओके, सो इसको अगर नेग्लिजिबल बनाए तो ये 0.1 इसको आकर के डिवाइड करेगा
it will become 10 to the power minus 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब फिर से ये क्वाड्रेटिक बना, ठीक है। फिर से यहां पर हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1, तो ये वाला टर्म जो होगा 1 हो जाएगा, एंड इसके बाद फिर हमको आएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.01। यहां से डेफिनेटली ये तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा इज मच लेस देन 1, सो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है टू सॉल्व दिस इज वैलिड। इस अल्फा को हम यहां पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0.001 प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। इससे x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप पे x को नेग्लेक्ट किया था दैट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। Am I making sense? ये अल्फा हमने कैलकुलेट किया यहां पर, इस अल्फा को इस इक्वेशन में रखा मैंने, तो इस इक्वेशन में रखने से ये 0.001 हो गया, और ये x को हमने फिर से कैंसिल किया क्योंकि यही तो हमारा क्लेम था ना, x इज वेरी स्मॉल। तो अब x की वैल्यू जो आ रही है 10 टू द पावर माइनस 11 आ रही है, और ये एक्चुअली बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 3 के, ये 10 टू द पावर माइनस 3 होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 3 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 11 इज वेरी स्मॉल, दैट मींस आवर अप्रोक्सीमेशन वाज राइट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कब होना चालू होएगा, जब आपका सी अल्फा जो यहां पर है ना, ठीक है, सी अल्फा आपका 10 टू द पावर माइनस 7 के जब रेंज में पहुंचने लगेगा ना, देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अस, ठीक है। तो अब हम ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि मान लो एक वीक एसिड पड़ा हुआ है, तो उसका सी अल्फा जो है व्हेन विल इट बिकम इक्वल टू क्लोज टू 10 टू द पावर माइनस 7, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 के आसपास कब होने लगेगा, ठीक है, या उससे कम कब होने लगेगा। इज दैट ओके? किस कंसेंट्रेशन के लिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और वही नहीं, रुक जाओ, पहले पूरा थॉट प्रोसेस समझ लो, फिर उसके बाद ये बेसिकली आवाज मैथमेटिकल। क्रैक हो रहा है। हेलो हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? तो पहले अच्छी है, हाँ अभी भी आ रही है। ओके, सो अभी मैं एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं कि बेसिकली हमको कैसे पता चलेगा कि क्या कंसंट्रेशन पर तक हमको ये एक्स को नेग्लेक्ट करना है, एसिड का क्या कंसंट्रेशन हो, सो दैट इसको मुझे नेग्लेक्ट करना है। तो जनरली रूल यही होता है, ये वाले टर्म के कंपैरिजन में ये वाला टर्म बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक ये टर्म सी अल्फा जो है वो 10 टू द पावर माइनस 5 से छोटा नहीं होने लगता है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 5 से 10 टू द पावर माइनस 6 की तरफ नहीं जाने लगता है, ठीक है ना, तब तक इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम पीसफुली, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 10 टू द पावर माइनस 7 ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो डिसोसिएट होगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? What is the maximum dissociation of H3O plus which is possible? 10 to the power minus 7, right now? हाँ सर। What are the हाँ नहीं, तुम लोग को KW का बताया था ना, न्यूट्रलिटी कंडीशन, हाँ तो वो मतलब सोने के लिए थोड़ी बताया था। हाँ ठीक है, चलेगा। तो वो वैल्यू जो बताई थी आप लोगों को न्यूट्रलिटी कंडीशन, वो हर जगह पे अप्लाई होगा, हर जगह रेशनल प्रोसेस में आपके साथ में रहेगा वो। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन विच कैन बी फर्निश्ड बाय नॉर्मल वाटर, ठीक है। सो इस x की मैक्सिमम वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 हो सकती है। अब ये जब
इधर से ये नीचे आने लगेगा 10 टू द पावर -5 से, तो हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, ये भी बढ़ करके 10 टू द पावर -7 के क्लोज पहुंचने लगेगा। इज दैट ओके? जब इधर से कंट्रीब्यूशन कम होने लगेगा तो ये वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा, एक्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना? बट ऑब्वियस है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो अगर यहां से कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो यहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, राइट ना? बात समझ में आ रही है अथर्व एंड हर्षित, प्रणय? Yes. ओके, तो अभी मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये यहाँ स्पेशली इसके लिए अगर हम ये निकाल करके एक रख लेते हैं कि 10 टू द पावर -6 के आसपास एसिटिक एसिड के किस कंसेंट्रेशन के लिए वी आर टचिंग दैट लेवल, ठीक है? तो जिस लेवल के लिए 10 टू द पावर -6 हम टच करने लगेंगे सी अल्फा, और मतलब जिस डाइल्यूशन या जिस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए सी अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -6 होने लगेगी, दैट इज समथिंग वेयर वी वुड हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग एक्स, और उसके बियॉन्ड हम अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चला सकते हैं, वी हैव टू लिटरली सॉल्व इट, ठीक है? ये सॉल्यूशन जो होगा ये आपके वो क्या बोलूं मैं बेसिकली आपके एनालिटिकल सॉल्विंग स्किल्स के बाहर की चीज होगी, चांसेस इज वेरी वेरी मिनिमल कि वो चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है? आई मीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब इन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका है, तरीका एग्जिस्ट करता है, बट वो आपके लिमिट के बाहर है, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप लोगों को, सेकेंड ईयर में आई थिंक पढ़ना होता है न्यूमेरिकल मेथड्स, फोर्थ सेमेस्टर में। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में बेसिकली इसको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने का तरीका रहता है थ्रू अप्रोक्सीमेशंस। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज CH3COOH का कंसंट्रेशन C प्लस H2O गिविंग मी H3O प्लस CH3COO minus. This is C alpha and C1 minus alpha, ठीक है? तो ये that is 10 to the power -5, ये 10 to the power -6, ये 10 to the power -6, 10 to the power -6 into 10 to the power -6 divided by C into 1 minus alpha, ठीक है? 10 to the power -1 बचा रहा, ये इधर चला जाएगा, C is equal C into 1 minus alpha 10 to the power -7 and C alpha is equal to 10 to the power -6. तो अभी मैं C की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 10 to the power -6 by alpha into 1 minus alpha is equal to 10 to the power -7. कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power -1, that implies 1 is equal to 1.1 alpha, और alpha is equal to 0.9, approximately 90% dissociation, और C क्या मिलेगा इससे हमको? C will become equal to 10 to the power -6 by 0.9, that is 1.1 into 10 to the power -6. तो लगभग ये कंसंट्रेशन जब हमारा आएगा इस एसिड का, उसके बाद से हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? सो एनीथिंग बिलो दिस लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन नॉट इग्नोर दिस एक्स,
उसके पहले तक, मतलब इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन है मेरे एसिड का, वीक एसिड का, एसिटिक एसिड का, तो वी कैन डेफिनेटली डू द अप्रोक्सीमेशन, देयर इज नो इश्यू। हाँ ठीक है, चलो। और धर्मेश के